अफवाज पाकिस्तान ने इमरान खान साहब का लेटर वसूल करने से इनकार कर दिया है और ये कहा है कि जनाब इस लेटर को यहाँ ना भेजें, वहाँ भेजें। ये वहाँ कहाँ है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे और ये बताएंगे कि अफवाज पाकिस्तान इमरान खान साहब का लेटर क्यों नहीं वसूल कर रहे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब के बारे में एक एतराफ़ सामने आया कि इमरान खान साहब बनी गाला शिफ्ट होने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर ये डील मेच्योर नहीं हो सकी। ये डील मेच्योर क्यों नहीं हुई, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पहली मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एतराफ़ किया है ऑफिशियली कि किस किस वक्त अफवाज पाकिस्तान के साथ हमारा राब्ता हुआ था और ये जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे उसमें से नताइज क्यों नहीं निकले। ये भी पूरी तफसील से आपको आज के व्लॉग में बताया जाएगा। और इसके साथ साथ अफगानिस्तान से ये खबर आई है कि तालिबान के अंदर डिवाइड हो गई है और वहाँ पर को खाना जंगी होने वाली है। क्या वाकई अफगानिस्तान के अंदर खाना जंगी हो गई और ये तालिबान क्यों ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसे किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपने कॉलम 0 पॉइंट को ऑडियो फॉर्म में भी लॉन्च कर दिया है, अब आप हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़रूख़ अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, सबसे पहली स्टोरी जो टॉप स्टोरी है हमारी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खान साहब ने खुद साख्ता मुज़ाकरात जी शुरू कर दिए हैं अपनी ही तरफ से। उन्होंने अपने ही एक मुकदमा लड़ना शुरू कर दिया है और ख़त लिख दिया आर्मी चीफ को। और वो ख़त जो था वो ख़त क्या था, वो गिलों से भरा हुआ एक ख़त या एक शिकायतों का अंबार था। लेकिन आगे से पाक आर्मी का जवाब क्या आता है, वो कहते हैं जी ना हमें ऐसा कोई ख़त मौसूल हुआ है और ना ही हम ऐसा कुछ मौसूल करने में इंटरेस्टेड हैं। ये पूरी स्टोरी ले जाते हैं जावेद चौधरी साहब के पास और डिटेल से जानते हैं। अब देखिए, इमरान खान साहब ने ख़त लिखने शुरू कर दिए। पहले उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा और ये उस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा जिन्हें ये तस्लीम ही नहीं करते, क्योंकि उनका कहना ये था कि चीफ जस्टिस हमारे जो मंसूर अली शाह साहब हैं और ये 26वीं तरमीम को हम तस्लीम ही नहीं करते, लिहाजा नए चीफ जस्टिस को तो वो मानते ही नहीं थे। लेकिन ना मानने के बावजूद उन्होंने उनको एक तफसीली ख़त भी लिख दिया। और ये जो तफसीली ख़त है ये सलमान अकबर राजा साहब ने लिखा था, इमरान खान साहब ने उनको डिक्टेट करवाया था। 10 दिन राजा साहब उसकी बुनत करते रहे, उसको घटते रहे और उस दौरान फिर इमरान खान साहब ने बाकायदा खींच भी दिया कि यार ये क्या है, ये ख़त है और क्यों इतना इसके अंदर टाइम लग रहा है। बहरहाल उसके बाद वो जमा करवा दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ख़त पढ़ा है या नहीं पढ़ा, लेकिन जवाब उसका कोई नहीं आया। ठीक है। उसके बाद फिर कल उन्होंने सहाफ़ियों से कह दिया, फिर साथ उन्होंने फैसल चौधरी साहब से कह दिया, फिर उन्होंने गौहर खान साहब से कह दिया कि मैंने जी आर्मी चीफ़ के लिए भी एक ख़त लिखा है और उसके अंदर 6 निकात उन्होंने बयान कर दिए जो सहाफ़ियों से होते हुए मीडिया तक पहुँच गए। फैसल चौधरी साहब ने उसका इजहार भी कर दिया जेल के सामने खड़े होकर। जी इमरान खान साहब ने कहा वो 6 नुक्ते वही हैं, 26वीं तरमीम है, फिर पैका कानून है, फिर उसके साथ जी 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं और फिर ये है कि एजेंसियों ने मेरी पार्टी के ख़िलाफ़ को महाज बनाया हुआ है, वो टाइट किया जा रहा है। फिर ये है कि मेरी बेगम की जो तफ्तीश हो रही थी जेल के अंदर उसको रोक दिया गया वगैरह। वो सारे अपने मुजालम उन्होंने बयान किए। साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफवाज पाकिस्तान हमारी दिल की धड़कन है और अफवाज पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं, लेकिन आप की गलत पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, फॉरेन रेमिटेंस रुक गई हुई है, आप देख लें कि कितना इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो चुका है वगैरह वगैरह। वो एक लंबी चौड़ी तफसील है उसके साथ है। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल और उनके ऊपर से सवाल भी पैदा होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये उस आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं जिनको ये मानते हैं, जिनको ये याया खान पार्ट 2 कहते हैं, जिनको ये वो शख्स कहते हैं, जिनको ये जंगल का बादशाह कहते हैं, जिनको ये इस सारे सिस्टम की खराबी की वजह कहते हैं, जिनको ये 8 फरवरी का जिम्मेदार करार देते हैं। ऐसा ही है ना जी? जी बिल्कुल। सारे और बाकायदा इसके लिए उन्होंने कंपेन चलाई, उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल इस्तेमाल किया है। यानी आज से 2 दिन पहले तक भी ट्विटर हैंडल के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से जो बयान था वो आर्मी चीफ के खिलाफ था और बाकायदा नाम लेके करते हैं। फिर अलीमा खान साहबा ने एक इंटरव्यू भी दिया था और मेरा ख्याल है शायद ऑस्ट्रेलियन किसी टेलीविजन को था जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर जर्नलों के नाम लिए, DGISI का नाम लिया, उन्होंने DGC का नाम लिया और फिर आर्मी चीफ का नाम भी लिया। उन्होंने 3 जर्नलों के नाम लिए थे। और उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो है उन्होंने प्रॉपर कंपेन चलाई फ़ौज के ख़िलाफ़।
कि फ़ौज ने बड़ा जुल्म किया है। 26 नवंबर के जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी कैंपेन चली, आपको पता होगा जी। और ये पेड कैंपेन थी जो यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर चलती रही। गाड़ियों के ऊपर इश्तिहार लगाए गए और सुरख ज़मीन दिखाई गई और फिर ये है कि ये एक कत्लेआम था जो पाकिस्तान के अंदर होता रहा और उसके पीछे अफवाज पाकिस्तान जिम्मेदार थी, बल्कि यूनिफॉर्म में जनरल आसिम मुनीर की तस्वीरें लगाई जाती थी। हाँ जी, और सब AI जनरेटेड किया था। और ये सब कुछ इमरान खान साहब करते रहे और करने के बाद अचानक फिर उसी आर्मी चीफ को ख़त लिख दिया। और जब आप किसी जगह कंप्लेन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस अथॉरिटी को तस्लीम कर रहे हैं और आपकी डिज़ायर है कि उस ख़त का जवाब आए जिसके बाद ये मुज़ाकरात स्टार्ट हो सकें। तो इमरान खान साहब ने शायद ये सोच के ये ख़त लिखा है कि चलें कुछ ना कुछ जवाब आएगा और उसके बाद हो सकता है कि हमारे मामला सेटल होने शुरू हो जाएँ, या फिर उनको ख़तरा ये था या उनका ख़दशा ये था या उनको गलतफहमी ये थी कि इससे पहले जितने लोग भी आर्मी चीफ़ के साथ राब्ते में थे वो मुझे ब्लफ़ कर रहे थे। तो मैं चाहता हूं कि डायरेक्ट ही बात कर लूं ताकि ये ब्लफ ख़त्म हो दरमियान में। तो इस ख़त की वजूहात तो ये हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की जहानत को दाद देनी पड़ेगी कि हर वो शख्स जिसको ये तस्लीम नहीं करते, जिसके ये ख़िलाफ़ होते हैं, जिसके ख़िलाफ़ ये कंपेन करते हैं, अल्टीमेटली फिर उसी के साथ ये बैठते हैं। मसलन जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ इन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई की थी, आपको पता है क्या क्या इन्होंने तकरीरें नहीं की थी उनके ख़िलाफ़, लेकिन फिर ऐवान सदर में 2 मुलाकातें भी उनके साथ कर लें। और जो मुलाकातों की रुदात मैंने उस ज़माने में लिखी भी थी और जो मुझे मालूम थी उसके अंदर कोई किसी किस्म का शिकवा नहीं था जनरल बाजवा साहब के साथ उनको, और बड़े प्यार से और मोहब्बत से मिले। सिर्फ मुतालबा सिर्फ वो एक कर रहे थे कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को ख़त्म करें और नए इलेक्शन करवा दें, बिल्कुल, और बाकी मामलात कोई नहीं उसमें। बल्कि जनरल बाजवा ने यह भी उनसे कहा कि आप तो मुझे जानवर समझते थे, अब जानवर से क्यों मुतालबा कर रहे हैं आप। तो उन्होंने हंस के खान साहब ने कहा नहीं जनरल साहब छोड़े, वो तो एक पॉलिटिकल स्पीच थी, आप उसको दिल पे न लें। उन्होंने कहा जी ठीक है दिल पे नहीं लेते, लेकिन ये आप बताएं, मुझे तो मीर सादक भी कहते थे, तो मीर जाफ़र भी कहते थे, तो मीर जाफ़र और मीर सादक आपकी हेल्प क्यों करेगा। तो उस पर फिर इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात, उन्होंने कहा जी मैं आपको नहीं मीर सादक मीर जाफ़र कह रहा था, मैं तो मियाँ शहबाज शरीफ को, आसिफ ज़रदारी को कह रहा था। यानी वहाँ पे भी उन्होंने ये कह दिया कि जो मैं आपको कहता रहा हूँ वो आप नहीं थे, वो मैं तो मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ ज़रदारी को कह रहा था। तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ना इस तरह करके, तो ये उनका कमाल है कि जिस आदमी के खिलाफ होते हैं ये, जिससे नफरत करते हैं, उसके खिलाफ ये इसी किस्म की हरकत करते हैं और अल्टीमेटली ये उसी के पास जाते हैं। और आज तक जैसे कि एब्सोल्युटली नॉट कहा अमेरिका को और कहा कि अमेरिका ने हमारी गवर्नमेंट गिराई है, फिर उन्हीं के सेनेटर्स को से ख़त लिखवाया, उन्हीं के कांग्रेसमैन जो हैं उनसे ख़त लिखवाया, वहीं पे कंपेन की, वहीं पे लॉबियस्ट हायर किया, उसी सरकार के पास गए और उन्हीं से दरख्वास्त की कि पाकिस्तान के हालात को ठीक किया जाए। फिर साथ साथ उन्हें कहा कि IMF के ज़रिए पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिलना चाहिए, फिर उनसे कहा कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। फिर उसी अमेरिका से अब भी दरख्वास्त कर रहे हैं, उसी ट्रंप के सामने ये बैठे हुए हैं जिस अमेरिका के वो प्रेसिडेंट हैं। तो ये इनका ख़ास कमाल है वैसे, क्योंकि ये जब भी कोई नई हरकत करते हैं तो पिछला भूल जाते हैं, पिछला सबक भूल जाते हैं और पिछला चैप्टर उसको गोल करके वो समझते हैं कि जैसे मैं भूल गया हूँ तो अवाम भी भूल गए। तो यही वजह है कि जब भी इमरान खान साहब बोलते हैं तो उनके पिछले क्लिप्स निकल आते हैं बहुत सारे, और जब वो पिछले क्लिप्स को नए क्लिप के साथ जोड़ के देखा जाता है तो सब लोगों की हंसी निकल जाती है कि ये हमारा लीडर कर क्या रहा है। तो खान साहब का ये कमाल है। बहरहाल उसकी तरफ से जो रिस्पांस है अफवाज पाकिस्तान की तरफ से वो बड़ा दिलचस्प है। उन्हें कहा गया, उनकी तरफ से ये जवाब आया कि पहली बात तो ये है कि हमें इमरान खान साहब का कोई ख़त नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी हमने तो ख़त भेज दिया। उन्होंने कहा जी ये जो नामालूम ख़त है ये हमें नहीं मिला, एक बात, ठीक है। दूसरा, इस ख़त को रिसीव करने के लिए हम रत्ती बराबर भी इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है, हमें कोई शौक़ नहीं, ठीक है। और हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर आपने कोई मुज़ाकरात करने हैं, कोई डील करनी है तो सियासतदानों के साथ करें। लिहाजा ये ख़त अगर आपने लिखना है तो प्राइम मिनिस्टर को लिखें, ठीक है, और अगर आपने मुलाकात करनी है तो प्राइम मिनिस्टर से करें, अगर आपने कोई डील करनी है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ करें, हमारे दरवाजे आपके लिए बंद है, ठीक है। तो एक सीधा सा जवाब उधर से आ गया हुआ है खान साहब को, ख़त वसूल किए बगैर ही, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ख़त आगे पहुँच सकेगा, अगर पहुँचा भी तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई तहरीरी जवाब आएगा या फिर कोई इमरान खान साहब के लिए दरवाज़ा खुलेगा। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसी उन्होंने
हवा में तीर चला दिया है या हवा में तलवारबाजी की है, जिसका फ़ायदा कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं होगा, बल्कि इनका मौक़िफ़ मज़ीद कमज़ोर हो गया कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ठीक है, मतलब जवाब आ गया है लेकिन उनकी मर्जी का नहीं है। मर्जी का नहीं है। ठीक है, ठीक। चलें अब चलते हैं जी अपनी अगली स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अली अमीन गंडापुर साहब ने कुछ जी राज अफशा कर दिए हैं। उन्होंने बोला है जी कि एस्टैब्लिशमेंट से हमारा राब्ता था, वो मान गए। किस किस का राब्ता था उन्होंने नाम भी बता दिए। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब राजी थे बनी गाला जाने पे, नथिया गली जाने पे और उसके अलावा सीएम हाउस जाने पे, लेकिन उनकी एक शर्त थी वो पूरी नहीं हुई, जिसकी वजह से बातें आगे बढ़ नहीं सकी। लेकिन स्टिल खान साहब इंटरेस्टेड है, अगर वो चीजें हो जाए तो खान साहब डील बड़े आराम से कर लेंगे। ये पूरी स्टोरी क्या है डिटेल से जानिए। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है लेकिन वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी स्टोरी की तरफ चलते हैं। मेरा ख्याल है गंडापुर साहब बड़े दुखी हैं इस वक्त, और उन्होंने अपना दुख पीटा है, क्योंकि ज़ाहिर है जब अचानक आपने उनको निकाल के साइड पे रख दिया और आपने जो मुज़ाकरात का अमल था उसमें से उनको निकाल दिया, फिर पार्टी से आपने उनको साइड पे कर दिया, फिर कैबिनेट जो होगी उसका अख्तियार भी इमरान खान साहब ने अपने कंट्रोल में रख लिया, फिर वो जो मुखालिफ हैं गंडापुर साहब के उन सबको आप अपने करीब ले आए, उनको अपने सर पे बिठा लिया, किसी को गोद में बिठा लिया, किसी को साइड पे बिठा लिया, और गंडापुर साहब जो हैं उनको आपने डिस्टेंस पे रख लिया। साथ उन्हें कहा जी उनकी नींद पूरी नहीं हो रही तो हम चाहते हैं नींद पूरी हो जाए। तो हर तरह से आपने जब उनकी इंसल्ट की तो मेरा ख्याल है अब उन्होंने गंदे कपड़े खोलने शुरू कर दिए हैं, धोने शुरू कर दिए हैं पब्लिकली। ठीक है, कल उन्होंने एक तो नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया है, और इस इंटरव्यू की वजह अलीम खान साहब ही हो सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जो अलीम खान साहब का है, उसके ज़रिए मेरा ख्याल है गंडापुर साहब इमरान खान साहब तक ये पैगाम भी पहुंचाना चाहते हैं कि हम टेलीविज़न भी आपके मुखालफिन का इस्तेमाल करें। अगर ये ओन चौधरी साहब का कोई टेलीविज़न होता तो मेरा ख्याल उसमें भी चले जाते, वहाँ पे ये गुफ्तगू स्टार्ट कर देते वो। और इसके साथ साथ उन्होंने सहाफ़ियों के साथ भी बात की है। तो कल 2 एक्टिविटी थी उनके अंदर जहाँ पे उन्होंने ये इंकशाफात करने शुरू किए। पहला जो उनका इंकशाफ वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पहला राब्ता हुआ था वो 4 अक्टूबर को हुआ था। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो SCO थी अक्टूबर के अंदर, और शंघाई तावन तंजीम का जो एक कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान में, बड़ी हाई पावर्ड कॉन्फ्रेंस थी और बहुत बड़ा इवेंट था, जिसके अंदर 10 सरबरा यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे इस्लामाबाद के अंदर। और पाकिस्तान बड़ा सेंसिटिव था उस मामले में, ज़ाहिर है इतने अर्से बाद यहाँ पे कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो जब ये कॉन्फ्रेंस होने लगी तो ऐन वक्त पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी अपने एहतजाज का ऐलान कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब बड़े समझदार आदमी, प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनको पता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके सेंसिटिव नर्व्स कहाँ कहाँ हैं, तो हमेशा उसके ऊपर अटैक करते हैं। जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा इवेंट होने लगता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने गंदे बर्तन लेके बाहर आ जाते हैं और उसके बजाना शुरू कर देती है, खड़काना शुरू कर देती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त सेंसिटिव होगी इस्टेब्लिशमेंट और वो हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकती है, बात कर सकती है, और हम उनसे अपने मुतालबात मनवा सकते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग होती है जिसमें इमरान खान साहब हमेशा लीड लेते हैं। ठीक है, तो SCO जो थी उसके बारे में उनको पता था कि बहुत सेंसिटिव है, और इन्होंने इस वक्त हम जो भी इनसे कहेंगे ये हमारी बात मान लेंगे। ठीक है, लिहाजा जब उन्होंने 4 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान कर दिया कि डी चौक आएंगे, वहाँ बैठेंगे और गुफ्तगू करेंगे और ऐलान करेंगे, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट तो ये रख गई कि अगर ये उस साइड से निकल आते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है 14-15 तारीख को 2 हफ्ते बाद जो है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है, तो जब ये निकलेंगे सड़कें गर्म होंगी, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबरें आएंगी, तो ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकेगी। बहुत सारे ऐसे सरबराह हैं जो फिर आएंगे नहीं पाकिस्तान में, तो इसको अभी से इंगेज करना ज़रूरी है। तो इन्होंने कहा कि जी 4 अक्टूबर के बाद हमारी इस्टेब्लिशमेंट से हमारा कॉन्टैक्ट पहली मरतबा डेवलप हुआ था, और ये डेवलप SCO के लिए हुआ था, ये ज़हन में रखें आप। उस वक्त गंडापुर साहब के ज़रिए ये मामला चला था, और हम मुख्तलिफ वीलॉग्स के अंदर इसका जिक्र भी कर चुके हैं। बिल्कुल, अब गंडापुर साहब ने खुद तस्लीम कर लिया अपने मुंह से कि जनाब उस वक्त हमारा राब्ता हुआ था। और ये जो राब्ता है मेरा ख्याल है गंडापुर साहब और उसके बाद उमर अयूब साहब और हो सकता है गौहर खान साहब, ये 3 लोग जो होते हैं सीनियर लोग यही हैं, इनके ज़रिए फिर ये मामला चला, और उसमें इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों में ये उनको बताते रहे होंगे। इमरान खान साहब की ख्वाहिशें जो है वो भी इन तक कन्वे की जाती है। ठीक है, ये उसी वक्त गंडापुर साहब ने एक ऑफ़र की थी इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब इमरान खान साहब को आप पेशावर भेज दें। जो पहली उनकी ख्वाहिश थी वो ये थी कि उनको पेशावर जेल शिफ्ट कर दिया जाए, या पेशावर CM हाउस जो है उनके अंदर ठहरा दिया जाए।
तो जाहिर है वो इनकार कर दिया गया। तो दूसरा उन्होंने कहा था कि फिर इन्हें नथिया गली भेज दें आप, नथिया गली में गवर्नर हाउस है और उस गवर्नर हाउस में हमको ठहरा देते हैं। जब ये भी इनकार हो गया तो फिर बनी गाला का कहा था, और बनी गाला के ऊपर मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि इस पर बात हो सकती है। तो ये जो बात हो सकती है यहाँ से मामला चला था, और उसके बाद गंडापुर साहब जो थे वो ज़ाहिर इमरान खान साहब तक पैगाम लेके आए। अच्छा, ये जो सारा मामला चलता रहा, इस दौरान SCO होती रही। जो ही SCO ख़त्म हुई तो उसके बाद फिर मुज़ाकरात ख़त्म। जब मुज़ाकरा ख़त्म हुए तो फिर इमरान खान साहब को बड़ी तकलीफ़ हुई कि ये हमारे साथ धोखा हो गया सर। उसके बाद फिर नवंबर का मामला स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आगे बढ़ो भाई, हैं, ठीक है, आगे बढ़ो जवानों, क्योंकि ये तो दोबारा हमारा राब्ता जो है मुनक़ता हो गया। और उन्हें वो ज़रा अपने आप को ज़ख्मी सा फील किया उन्होंने कि इन्होंने सिर्फ अपना काम निकलवाया और उसके बाद चुप करके बैठ गए, और हमारी जो मामला है वो आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद फिर ये नवंबर वाला मामला शुरू हो गया, और उसके ऊपर तहरीक शुरू होनी शुरू हो गई और शोरो गोगा होना शुरू हो गया। जब वो शोरो गोगा हुआ और बुशरा बीबी ने कहा कि मैं डी चौक जा रही हूँ, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर मुज़ाकरात तो होने नहीं थे, क्योंकि आपने तो ज़ाहिर ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर दिया, सीधे हो गए, तो फिर मुज़ाकरात टोटल बंद हो गए। लेकिन जब ये वहाँ से निकले और उसके बाद डी चौक आने का इन्होंने ऐलान किया 24 नवंबर को, तो फिर दोबारा ये रिज्यूम हुए डायलॉग। और इस मरतबा जो रिज्यूम हुए थे वो बैरिस्टर सैफ साहब के ज़रिए हुए थे, और बैरिस्टर सैफ जो हैं वो और साथ गौहर खान साहब, ये दोनों इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जेल गए थे, ये आपको पता होगा। जी बिल्कुल। और उसी वक्त खबरें चलने शुरू हुई कि एक ऑफ़र की गई थी कि आप इस तरह करें कि संजानी में बैठ जाएँ, आप आगे ना आए। और उसकी वजह यह है कि यहाँ पे बेलारूस का वफ्द आया हुआ था, और उसने ज़ाहिर एक क्राइसिस पैदा हुआ था यहाँ से, तो ये चाहते थे कि ये आगे ना बढ़ें और जाके वहाँ बैठ जाएं। और इमरान खान साहब उसके लिए राज़ी हो गए थे, और फिर यही ऑफ़र हुई थी कि जी ठीक है, बनी गाला जो ना उसके ऑप्शन पे बात हो सकती है, ठीक है, वादा नहीं हुआ था, हो सकती बात हो सकती है। लेकिन फिर इमरान खान साहब को कहा गया कि आप वीडियो रिकॉर्ड करें ताकि उस वीडियो को रिलीज़ किया जाए, तो इमरान खान साहब ने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए थे, जहाँ से ये मामला फिर आगे नहीं बढ़ सका। और उसके बाद गौहर खान साहब ने फिर ज़ाहिर जाके गंडापुर साहब से रब्ता किया कि आप संजानी चले जाएं, तो गंडापुर साहब ने इनकार कर दिया कि इमरान खान साहब अगर अनाउंस करेंगे तो मैं फिर ही इसको मान सकता हूँ, वैसे नहीं, क्योंकि मुद्दा अपने सर नहीं लिया। खान ने मना किया हुआ है कि जब तक मैंने कहूँ आपने आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि खान का यही ख्याल था कि जब ये आगे बढ़ेंगे तो मेरे साथ रब्ता करेंगे, और फिर मैं जब तक मैं नहीं कहूँगा ये आगे बढ़ते रहें, ठीक है, और इसी में उसका फ़ायदा था। अब ये गंडापुर साहब ने ये भी तस्लीम कर लिया। साथ गंडापुर साहब ने यह भी मान लिया कि जी मेरे दौर में या मेरे जो डायलॉग थे उसमें 99% मामला सेटल हो गया, तो सिर्फ 1% रह गया। तो उसमें बल्कि उन्होंने कहा जी कोई पेपर भी एक्सचेंज हो गए थे हमारे। अच्छा। ये भी उन्होंने कल दावा किया। तो अब दो चीज़ें, पहली बात तो ये है कि गंडापुर साहब ठीक कह रहे हैं, राब्ता वाकई हुआ था, लेकिन वो जो राब्ता था वो उसने मटीरियलाइज नहीं होना था, क्योंकि हायर लेवल पे नहीं था, ये लोअर लेवल पे था, ये ध्यान में रखें। और इमरान खान साहब जो थे उनके साथ सब लोग खेलते रहे कि जी हाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, और इसी में बहुत सारा टाइम ज़ाया हो गया। और इमरान खान साहब करते ये थे कि डायलॉग भी करते थे, साथ धमकी भी लगाते थे, यानी सड़कों पे भी लोगों को निकाला हुआ है, साथ डायलॉग भी। तो ऐसी शक्ल में फिर ये मामला आगे चलते नहीं होते, बढ़ते नहीं होते, ठीक है। तो फिर इस वजह से ये डेडलॉक का शिकार हो गया। फाइनल जो मुलाकात हुई थी वो गौहर खान और गंडापुर साहब की आर्मी चीफ के साथ हुई थी पेशावर के अंदर। और अगर ये मामला उस तरह चलता रहता तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलीफ इमरान खान साहब को मिल जाता। लेकिन जो इमरान खान साहब ने एतराफ़ कर लिया, उसका गौहर खान साहब ने एतराफ़ कर लिया, तो उसके बाद ये मामला ख़राब हो गया। तो उसके बाद मुझे लगता है कि डिस्कनेक्ट हो गया, अब किसी जगह पे कोई राब्ता सरदस्त नहीं है। हो सकता है कल को कोई बहुत बड़ा बहरान पाकिस्तान के अंदर आ जाए और इमरान खान साहब को इंगेज करना फ़ौज की जिम्मेदारी हो जाए, तो फिर तो हो सकता है, लेकिन सरदस्त मुझे आगे बढ़ता हुआ मामला नज़र नहीं आ रहा। अब ये जो एतराफ़ है गंडापुर साहब का, उसकी बुनियादी वजह यही है कि गंडापुर साहब अपना दुख पीट रहे हैं। अब उन्हें क्योंकि थोड़ा सा धक्का लगा है और ज़रा ज़ख्मी हुए हैं, तो अपने ज़ख्मों के ऊपर वो खुद ही मरहम रख रहे हैं और पार्टी को दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि जनाब मैं सब कुछ बता दूंगा। अब तो वैसे बड़ी हद तक उन्होंने इमरान खान साहब का काम कर ही दिया है, क्योंकि उसके अंदर इस्टेब्लिश हो रहा है कि इमरान खान साहब तो बनी गला जाने के लिए तैयार थे। क्योंकि गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है उससे एहसास यही होता है, गुल लफ्ज़ कुछ और कह रहे हैं वो, लेकिन जो उनका माफी ज़मीर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है कि हमारे लीडर तो तैयार थे। ठीक। अच्छा सर, मैं एक चीज़ इसमें आपसे जानना चाहता हूँ, अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के एहतजाज करना है, डी चौक पे जाना है, कुर्बानियाँ देनी है, कफन बांध के आ जाओ,
ये सब कुछ कहने के बाद बैकडोर डिप्लोमेसी जब होती है, ऑल्दो के मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन फिर अवाम को भी बताओ कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन्हें कहो कि मार खाने के लिए आओ, लेकिन फिर पीछे से अपनी डीलें कर रहे हो बैठ के, तो ये क्या अवाम को समझ नहीं आनी चाहिए कि इस्तेमाल हो रहे हैं? नहीं, फर्क ये जहाद नहीं है, याद रखो, ये मफादात की लड़ाई है, मफादात की जंग है। इसके अंदर अगर कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को डेवलप करना चाहता हूँ, मैं नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, मैं अदलिया को आज़ाद करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कायम करना चाहता हूँ, तो ये सिर्फ कहने की बात है, ये दिखाने वाले दांत हैं। और कतन मकसद ना इमरान खान साहब का है, ना किसी और पार्टी का है, ना किसी और पार्टी का था, ये सिर्फ और सिर्फ मफादात की गेम है। और इस गेम के अंदर कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गेन कर लेती है, कभी नून लेन गेन कर लेती है, कभी इमरान खान साहब गेन कर लेते हैं। इमरान खान साहब इस जेल में, वो हर सूरत बाहर आना चाहते हैं ताकि वो एक आरामदेह ज़बरदस्त किस्म की ज़िंदगी गुजार सकें और फिर इक़्तिदार में है। सेम इतनी बातें, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बाकी आई वाश है, बाकी स्मोक स्क्रीन है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है ताकि वो जान दे। ये सब चारा है लोग जो हैं इस मफादात की जंग के, ईंधन है, बस इसको इस्तेमाल करते हैं। ये पेट्रोल है जिसको छिड़क के आग लगा के अपने लिए एक अलाव जला लेते हैं और सर्दी के अंदर बैठ के अपने हाथ ताप लेते हैं। बस इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है, कोई रियलिटी नहीं। अच्छा चौधरी साहब, आप आते हैं अपने ट्विस्ट पे। गंडापुर साहब ने कहा जब मैं डीग चौक पे पहुंचा तो 3 बंदों की लाशें थी। इन्होंने 14 का कहा था, आप कह रहे हैं 3 बंदों की लाशें। 3 बंदों की लाशें पड़ी थी और को 12 वहाँ पे जख्मी थे। अब ये पता नहीं क्या बात है, आने से पहले लाशें कहाँ गिर गई वहाँ पे। हाँ जी, ये तो अभी डी चौक पहुंचे नहीं थे, डी चौक पहुंचे नहीं थे, 3 लाशें मौजूद, 3 लाशें वहाँ पे मौजूद थी। जबकि ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर को वहाँ पे लोग कत्ल हुए। 14 ठीक है, ट्विस्ट है। अब बाकी बंदे पूरे करके दिखाएं, क्योंकि उसकी वजह है कि गौहर खान साहब 14 कह रहे हैं, तो अब इन्होंने 3 कह दिए, उन्होंने कहा 3। और जब ये डी चौक पहुंचे तो तब जबकि ये जो ऑपरेशन जिसका वो जिक्र कर रहे हैं वो तो उसके बाद हुआ था, उसके बाद हुआ था। और ये कह रहे हैं कि जी पहले लाशें वहाँ पे पड़ी हुई थी और 12 जख्मी भी थे। फिर उन्होंने कहा जी मैं 1 लाख लोगों को वहाँ नहीं लेके जाना चाहता। 1 लाख लोग कहाँ थे, खुदा को भी करें यार, वैसे हद है यार वैसे। ठीक है जो साहब, आप चलते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ। आखिरी स्टोरी हमारी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब एक छोटी सा सिनेरियो आपको बता देते हैं कि अफगानिस्तान में ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई इनकलाब आने जा रहा है, या ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी हुकूमत पलटाई जाने लगी है। उसकी कुछ वजूहत हैं। वजूहत ये है जी कि जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा उनके सुप्रीम कमांडर हैं, उन्होंने अपने आप को मुहित किया हुआ है सिर्फ और सिर्फ कंधार तक। वो वहाँ से निकल नहीं रहे, किसी से मिल नहीं रहे हैं। शेर अब्बास तानकज़ई जो उनके डिप्टी वज़ीर ख़ारजा थे, उनकी ऑडियोज़ बार बार आ रही हैं सामने, और उन्होंने साफ कह दिया कि आप जब तक इस्लाम के रास्ते पर चलेंगे हम आपके साथ हैं, अदरवाइज हम आपके साथ नहीं हैं। ये उनके मेन वज़ीर ये बात कर रहे हैं। सराजुद्दीन हक्कानी साहब यूएई जाते हैं, 2 हफ्ते से वो यूएई में हैं और वापस ही नहीं आ रहे। इधर से ये भी खबरें आई हैं, ज़ल्मे खलीलज़ाद कहते हैं जी कि पाकिस्तान की जो एजेंसीज़ हैं वो तालिबान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उन्हें इकट्ठा कर रही हैं और उन्हें अब इस्तेमाल करेंगी तालिबान के खिलाफ। ठीक है, तो चौधरी साहब मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या बगावत वाकई हो चुकी है? अब देखिए, तालिबान के 2 सेक्टर हैं, तालिबान के 2 फरीक हैं। एक हक्कानी ग्रुप है जिसके सराजुद्दीन हक्कानी साहब जो हैं वो उसके सरबराह हैं। दूसरे मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब हैं। ये दूसरा एक ग्रुप है जो तालिबान के अंदर है, और इनके जो सुप्रीम कमांडर हैं वो मुल्ला अखवंज़ादा हैं। ठीक है, हैबतुल्लाह अखवंज़ादा। जो अखवंज़ादा है वो कंधार के अंदर है, क्योंकि मुल्ला उमर भी कंधार के अंदर रहते थे, वो काबुल नहीं जाते थे, और कैपिटल जो है काबुल है। ठीक है, अब जो हक्कानीज़ थे वो बड़े तगड़े थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब हक्कानीज़ से पावर लेके मुल्ला याकूब को शिफ्ट की जा रही थी। ठीक है, और इस दौरान हक्कानीज़ ने महसूस किया कि यहाँ पे एक पावर स्ट्राइक या पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है और इसमें हम मारे जाएंगे, या उनको फील हुआ कि शायद हमारे ऊपर हमला होने वाला है या हमें फायर किया जा रहा है। तो पहले तो सराजुद्दीन हक्कानी साहब यहाँ से निकल गए, वो यूं ही गए थे, और जो उनके इंटेलिजेंस चीफ है उनके साथ गए थे, और वहाँ पे उन्होंने टॉक्स की थी। आपको पता होगा कि दुबई के अंदर जब गए तो पाकिस्तान का वक्त भी यहाँ से वहाँ गया था, और दुबई के हुक्मरानों ने पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान को राब्ता इस्तवार किया था। तो उसके बाद वो जो उनके जो इंटेलिजेंस चीफ है वो वापस आ गए, लेकिन सराजुद्दीन हक्कानी साहब वहीं रह गए। अब सराजुद्दीन हक्कानी साहब क्यों वापस नहीं जा रहे, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया कि इतना इंपॉर्टेंट आदमी जो अगर वो मुल्क में वापस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। फिर जो तानकज़ई साहब हैं वो अफ़गानिस्तान से निकले, इंडिया गए, और इंडिया से वो गायब हो गए, वो दुबई चले गए, वो भी जाकर दुबई बैठ गए। अब वो उनके जो बयानात आ रहे हैं, जो उनके ख्यालात का इजहार हो रहा है, वो दुबई से हो रहा है। तो अब वहाँ पे वाकई एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है। दूसरा, क्योंकि ट्रंप ने पैसे बंद कर दिए, वहाँ पे बेरोज़गारी बढ़ रही है, हर चीज़ जो महंगाई है उसके अंदर इजाफा हो रहा है, इन्फ्लेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अफ़गानी जो उनका रुपया है
जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो रही है, तो वहाँ पे एक क्राइसिस सा पैदा हो गया हुआ है। और इसके साथ साथ वहाँ पे लोगों के अंदर अनरेस्ट सी पैदा हो गई है कि अगर बच्चियों को स्कूल नहीं जाएंगी, बच्चियाँ अगर किसी जगह जॉब नहीं कर सकेंगी, तो ये तो आधी ज़्यादा आबादी उसमें मुअत्तल बन जाएगी, ये तो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो वहाँ पे एक अजीब सा क्यास सा कन्फ्यूजन सा पैदा हो गया। अब तालिबान इसे पाकिस्तान के खाते में डाल रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से हो रहा है, जबकि पाकिस्तान की वजह से नहीं हो रहा, उनकी गलत पॉलिसियाँ। और अल्टीमेटली ये गलत पॉलिसियाँ जो है उस लेवल पे अफगानिस्तान को ले जाएंगी जिस लेवल पे तालिबान की पिछली गवर्नमेंट में चला गया था अफगानिस्तान। तो कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए कि वहाँ पे इतने हालात ख़राब हो जाएं कि फिर वहाँ पे खाना जंगी स्टार्ट हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये खाना जंगी का आगाज़ हो रहा है वहाँ पे, जिसका अफ़गानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अफ़गान बेचारे जो है पिछले 45 साल से इसी किस्म की सूरत हाल का शिकार है। मेरा ख्याल है वहाँ पे अमन होना चाहिए और किसी न किसी फोर्स को बैठ के, चाइनीज़ हो या अरब हो या पाकिस्तान हो या ईरान हो, कोई ना कोई आगे बढ़ना चाहिए, टर्की आगे आना चाहिए। इन सब को बिठा के वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट बनाए ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर सांस लिया जा सके। नहीं तो ये क्राइसिस है और ये क्राइसिस पूरे खित्ते को तबाह करते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग देखा, यकीनन बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आखिरी जुमला बस एक बोलूँगा कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने से पहले अफगानिस्तान अपने गिरेबान में एक दफ़ा ज़रूर झांक ले कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं, क्या आप अपनी वजह से तो ख़राब नहीं हो रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।